यह एक सच्ची कहानी है जो कि साल 1980 के समय की है। एक टूरिस्ट अमेज़न के जंगलों में घूमने आता है और यहाँ पर वो खो जाता है। फिर कैसे वो केवल और केवल अपने हिम्मत के बल पे 17 दिन जंगलों में रहने के बाद कैसे इस जंगल से निकल पाता है, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी में हमें साथ ही साथ इंसानियत और दोस्ती की बहुत ही अच्छी मिसाल देखने को मिलेगी। इस मूवी के लीड कैरेक्टर में हम सबके फेवरेट डैनियल रेडक्लिफ हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से अपने किरदार को निभाया है। मूवी का नाम है जंगल, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी और IMDb ने इसको रेटिंग दी है 6.7 आउट ऑफ 10। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से इस मूवी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग जंगलों में घूमने चलते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक इजरायली लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम योस्सी होता है और ये लड़का अमेज़न के जंगलों को देखने के लिए बोलिविया आता है, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ पर योस्सी की मुलाकात मार्कस से होती है, जो कि उसी की तरह बोलिविया घूमने के लिए आया होता है और ये एक स्कूल टीचर होता है। अब स्कूल टीचर से आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये एक बहुत सीधा साधा आदमी होता है। योस्सी की मुलाकात केविन से होती है, जो कि मार्कस का दोस्त होता है। मार्कस इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर योस्सी की भी केविन से अच्छी बनने लगती है। ये तीनों जो है एक होटल में रुकते हैं और फिर आसपास घूमते हैं। एक दिन जब योस्सी बाज़ार में घूम ही रहा होता है, तभी पीछे से उसे एक अजनबी जिसका नाम कार्ल होता है रोकता है और पूछता है कि अमेरिकी हो? तो योस्सी बोलता है नहीं। योस्सी और कार्ल बातचीत करने लगते हैं, जहाँ पर कार्ल उसे बताता है कि यहाँ के जंगलों में एक इंडिजिनियस ट्राइब रहता है और उसे देखने के लिए उसे जंगलों में जाना चाहिए। कार्ल यहाँ उसे यह भी बोलता है कि वह जंगलों को अच्छी तरह से जानता है और वे जनजाति जो है इसके दोस्त है। यहाँ पर हमें यह भी समझ में आता है कि कार्ल योस्सी को बेसिकली गाइड करने की बात कर रहा होता है। योस्सी कार्ल की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइट होता है और फिर वो अपने हॉस्टल जा कर के केविन और मार्कस को कार्ल की कई सारी बातें बताता है। लेकिन मार्कस और केविन कार्ल की बातों पर डाउट करने लगते हैं और वो योस्सी को मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हमें वापस चले जाना चाहिए, जंगलों में जाना खतरों से खाली नहीं है। लेकिन योस्सी के लगातार दबाव बनाने पे वो कार्ल से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन तीनों एक दुकान में कार्ल से मिलने जाते हैं। कार्ल यहाँ पर तीनों को अपनी बातों के लिए मना लेता है। दरअसल योस्सी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइट होता है, लेकिन केविन को कार्ल की बातों पे डाउट हो रहा है। फिर कार्ल जो उसको बोलता है कि तुम एक फ़ोटोग्राफ़र हो और जंगलों में तुम्हें बहुत अच्छी तस्वीरें खींचने को मिलेंगी, जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा फेमस कर देंगी। तो केविन भी इस बात के लिए मान जाता है। योस्सी, मार्कस, केविन और कार्ल ये सभी जंगलों के लिए निकल जाते हैं। ये सभी एक रात वहाँ पर एक गांव में भी रुकते हैं, जिस गांव का नाम असिरिमाज होता है। कार्ल को यहाँ इस गांव के लोग जानते हैं, जिससे तीनों को लगता है कि कार्ल जो भी कह रहा था वो बिल्कुल सच कह रहा था। तीनों फिर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और एक रात वहाँ पर रुकते हैं और अगले दिन अपने सफ़र पे वो निकल जाते हैं। मार्कस के पैर जंगलों में सफ़र करने के कारण काफ़ी बुरी तरह से घाव से भर जाते हैं और उसे अब चलने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही होती है। यहाँ पर योस्सी और केविन को मार्कस से प्रॉब्लम शुरू होने लगती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मार्कस एक बहुत सीधा साधा इंसान होता है, उसको अपने कंफर्ट से थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पर तकलीफ़ होती है। तो बेसिकली ये लोग जंगल में रुकते हैं, जहाँ पर इन्हें भूख प्यास लगती है। इसी दौरान ये लोग बंदर खाते हैं, जो कि मार्कस नहीं खाता है। केविन और योस्सी जो है इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं। मार्कस को और भी बहुत सारी कंप्लेन होती है, वो जंगलों में आकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। तो योस्सी और केविन इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं। लेकिन चूंकि वो लोग तीनों जंगल में आ चुके हैं, इसलिए मार्कस को उनके साथ में ले जाना उनकी मजबूरी है। कार्ल, केविन और योस्सी बैठ करके आगे का सफ़र तय करने की योजना बना रहे होते हैं। तभी कार्ल यहाँ कहता है कि वह इन तीनों को छोड़ करके मदद लाने के लिए वापस जाएगा, क्योंकि मार्कस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन केवी और योस्सी इस बात के लिए नहीं मानते हैं। केविन तभी कहता है कि हम लोग एक नाव बना करके नदी के सहारे आगे बढ़ सकते हैं और इस तरह से हम चारों जो है एक साथ सफ़र तय कर सकते हैं। फिर ये सभी मिल करके एक नाव बनाते हैं और उसी नाव पर बैठ करके आगे का सफ़र तय करने लगते हैं।
ये लोग कुछ दूर आगे बढ़े ही होते हैं, तभी नदी की रफ्तार जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। नाव के कंट्रोल को लेकर के केविन और कार्ल के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस होता है। केविन यहाँ नोटिस करता है कि कार्ल को पानी से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है और यह बात जो है वो योस्सी को बताता है। कार्ल केविन की इन बातों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी मार्कस केविन को बोलता है कि तुम्हें कार्ल से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि कार्ल के बगैर हम लोग जंगल में एक दिन भी सफ़र तय नहीं कर सकते हैं। केविन यहाँ पर मना कर देता है, लेकिन योस्सी जो है कार्ल को मनाने के लिए उसके पास जाता है और आगे बढ़ने के लिए मना देता है। योस्सी यहाँ पर बोलता है कि हम लोग मार्कस को कार्ल के पास नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन योस्सी बोलता है कि अगर मार्कस को हम लोग अपने साथ में ले जाते हैं तो उसके साथ साथ हमारी भी ज़िंदगी जो है खतरे में पड़ जाएगी। तो फिर योस्सी भी इस बात के लिए मान जाता है और वो मार्कस के पास जाता है और उसे बोलता है कि केविन और हमने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है और तुम्हें कार्ल के साथ वापस चले जाना चाहिए। मार्कस इस बात के लिए हालांकि मानता तो नहीं है, लेकिन अपनी पैरों की हालत देख करके उसे यह मानना पड़ता है। फिर कार्ल और मार्कस यहाँ से वापस चले जाते हैं। केविन और योस्सी अपने सफ़र उसी नाव के सहारे आगे शुरू करते हैं। योस्सी और केविन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी केविन देखता है कि नदी की रफ्तार काफ़ी तेज़ होने लगती है और उनकी नाव एक पत्थर से जाकर टकरा जाती है। अब केविन और योस्सी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी केविन योस्सी से बोलता है कि वो किनारे पर जाएगा और योस्सी उसे चाकू देगा जो कि उसे कार्ल ने दिया था। वो चाकू के सहारे वो एक रस्सी बनाएगा और योस्सी को जो है बचा लेगा। केविन किसी तरह से नदी को पार कर लेता है, लेकिन योस्सी को नदी अपने साथ बहा करके बहुत दूर लेके चली जाती है। योस्सी फिर एक जगह किनारे पर पहुंचता है और वह ऊपर पहाड़ पर चढ़ करके केविन को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों अब बिल्कुल अलग हो चुके होते हैं। योस्सी यहाँ पर पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन फिर उसके पास चूंकि कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो हिम्मत जुटाता है और वह यह समझ जाता है कि उसे अब अकेले ही जंगल से निकलना होगा। फिर योस्सी को याद आता है कि उसका बैग में एक कॉपी रखा है और उस कॉपी पे वो एक मैप बनाता है और वो पॉइंट आउट करता है कि वो अभी कुड़ी प्लाया में है और उसे रुरेना वक्त जाना होगा, जो कि यहाँ से कम 120 मील दूर होता है। यानी अब उसे 120 मील की दूरी अकेले ही तय करना होगा। वह उस मैप को और कुछ राशन को एक टी शर्ट में लपेटकर वहीं रख देता है, ताकि अगर केविन उसे ढूंढते हुए आए तो वह उसे मिले और योस्सी को ढूंढ सके। अब वह जंगल से निकलने की कोशिश करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा भूख प्यास लगता है और यहाँ पर वो भूख लगने पर एक सांप को भी मार करके खाता है। फिर उसी तरह से वो जंगल में लगभग कई दिन गुजारता है, जहाँ उसे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। वो काफ़ी डरा हुआ होता है। एक दिन वो देखता है कि उसके सर में चोट लगी है, जिसके कारण एक कीड़ा उसके सर में घुस चुका है, जिसे वो निकालता है और फिर आगे बढ़ता है। और तभी उसे एक कटा हुआ पेड़ दिखाई देता है, जहाँ उसे यह लगता है कि यहाँ आसपास कोई लोग ज़रूर होंगे, यानी इंसान ज़रूर होंगे। तभी उसे 2 अंडे भी दिखाई देते हैं, जो शायद किसी सांप या जानवर के होंगे, जिसे वो खाना तो नहीं चाहता लेकिन खा लेता है। आगे बढ़ने पर उसे इंसानों की एक बस्ती मिलती है, जो कि पूरी तरह से तहस नहस होती है। उसके पैर भी काफ़ी जख्मी होते हैं। यहाँ उसे समझ में आ जाता है कि जो ट्रीटमेंट उसने मार्कस के साथ किया, जैसा बर्ताव उसने मार्कस के साथ किया था, वो बिल्कुल गलत था। अगले सुबह फिर से वो चलना शुरू करता है। तभी उसे एक इंसान के पैरों के निशान मिलती है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन बाद में वो पाता है कि वह उसी का पैर का, यानी कि वो घूम फिर करके उसी जगह वापस आ गया होता है जहाँ से वो चलना शुरू किया था। निराश होकर के वो अब आगे बढ़ता है। यही पल हमें केविन को दिखाया जाता है, जो कि नदी के किनारे बेहोश पड़ा हुआ होता है, जिसे एक बाप बेटे जो कि एक गांव के होते हैं उठा करके अपने साथ ले जाते हैं और उसे वह रुरेना बक नाम के गांव में ले जाते हैं, वहीं जहां पर कि योस्सी जाने की कोशिश कर रहा होता है। केविन की हालत बहुत ही ख़राब हुई होती है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं होता है। जब केविन थोड़ी ठीक होता है तो वो कोशिश करता है और वहाँ पर अथॉरिटी के पास जाता है, मदद मांगता है और उसे अथॉरिटी वाले जो है एक हेलीकॉप्टर देते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठ करके वह योस्सी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन इतने घने जंगल में जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं आती है, योस्सी को ढूंढ पाना बिल्कुल असंभव होता है और केविन को योस्सी नहीं मिलता है। लेकिन केविन लगातार कोशिश करते रहता है। वो पुलिस वालों के पास भी जाता है, उससे मदद मांगता है, लेकिन उसे पुलिस वाला बोलता है तुम्हारा दोस्त 17 दिनों तक इस जंगल में ज़िंदा रह ही नहीं सकता है। लेकिन केविन कहता है कि ठीक है, आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो ना करें, मैं अकेले ही उसे ढूंढने के लिए जंगलों में जाऊंगा। पुलिस वाला उसके हिम्मत को देखकर बोलता है कि मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक इंसान है जो तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता है। केविन फिर उस आदमी के पास जाता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन तभी
वह आदमी भी उससे वही कहता है जो कि वो पुलिस वाला कह रहा है कि 17 दिनों तक कोई आदमी इस जंगल में सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। केविन कहता है मुझे यकीन है कि वो जिंदा होगा क्योंकि वह हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। उसके जज्बे को देख करके वो आदमी मान जाता है और वो अपने नाव पे केविन के साथ योस्सी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं योस्सी को दिखाया जाता है कि जिसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जंगल में और वह उसके पास जाता है। वह लड़की योस्सी को देख के पूरी तरह से डरी हुई होती है। तभी योस्सी उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसे खाने के लिए और सोने के लिए भी जगह देता है और कहता है कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। यहाँ पर हमें इंसानियत की बहुत ही अच्छी मिसाल देखने को मिलती है, जहाँ योस्सी की खुद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा होता, लेकिन फिर भी वह उस लड़की की मदद करने के लिए तैयार होता है। अगली रात वह लड़की के साथ ही सो जाता है और उसे वह सहला रहा होता है और उसे वह हिम्मत दे रहा होता है कि तुम डरो नहीं, जबकि वो खुद ही डरा हुआ होता है। लेकिन अगले पल ही हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई लड़की होती ही नहीं है, यानी वह लड़की नहीं, सिर्फ योस्सी की कल्पना होती है, उसे हेलुसिनेशन हो रहा होता है। यहाँ पर योस्सी काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाता है, लेकिन फिर से वो अगले दिन उठता है, लेकिन कुछ ही पल में वो एक दलदल में फंस जाता है। वहाँ उस दलदल से निकलने की कोशिश करता है जो कि बिल्कुल नामुमकिन सा होता है। फिर उसे एक पत्ता दिखाई देता है और वो उस पत्ते के सहारे उस दलदल से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हमें उस कहावत को याद करनी चाहिए जहाँ पर कहा जाता है डूबते को तिनका ही सहारा होता है, यानी जहाँ पर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है वहाँ पर एक छोटी सी उम्मीद ही काफ़ी होती है। दलदल से निकलने के बाद योस्सी की हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, उससे अब चला भी नहीं जा रहा होता है। तभी उसे पास में कुछ चींटियाँ दिखाई देती हैं और वो पूरी तरह से कपड़े निकाल के उन चींटियों से अपने आप को कटवाता है। ऐसा करने का यह कारण होता है कि कार्ल ने उसे बताया होता है कि ऐसा करने से उसमें एक एनर्जी आएगी और ऐसा ट्राइब्स लोगों का एक मानना होता है। और चींटियों को कटवाने के बाद उसमें सच में एक एनर्जी आती है और वो भाग करके किसी तरह से नदी के किनारे पहुंचता है। यहीं पर उसे एक कछुआ भी दिखाई पड़ता है। चूँकि योस्सी काफ़ी दिनों से भूखा है तो वो पत्थर उठाता है उसे मारने के लिए, लेकिन फिर उस कछुए के चेहरे को देख करके, जो कि बहुत ही डरा हुआ और मासूम होता है, उसे दया आ जाती है और वो पत्थर फेंक देता है और उस कछुए से कहता है कि वो उसको नहीं मारेगा और वो बेहोश होकर के वहीं पर गिर जाता है। अगले सुबह केविन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पहुँचता है और वह योस्सी योस्सी करके चिल्लाता है, लेकिन उससे योस्सी कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। नाव वाला उसे समझाता है कि योस्सी मर चुका होगा, तुमको जो भी करना था वो तुमने कर दिया है, अब हमें जो है वापस लौट जाना चाहिए। केविन को भी यहाँ पर ऐसा लगने लगता है कि अब वह योस्सी को कभी भी नहीं मिल पाएगा। तभी योस्सी की नींद खुलती है और वह केविन की आवाज़ सुनता है और देखता है कि केविन वहाँ से वापस लौट रहा है, लेकिन उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं होती है कि वह उठ करके और चिल्ला करके केविन को बुला सके। फिर भी वो हिम्मत करता है और खड़ा होता है और बहुत ही धीरे आवाज़ में बोलता है केविन, जिसको कि केविन सुनता तो नहीं है, लेकिन जाते वक्त चूँकि केविन लास्ट बार मुड़ करके देखता है और वहाँ देखता है कि योस्सी खड़ा होता है, यानी कि अब केविन को योस्सी मिल चुका होता है और वह उसे उठा करके वहाँ से नाव पे ले करके गाँव ले आता है। फिर वह केविन को थैंक्स बोलता है और बोलता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली। केविन भी उसको यही बोलता है और तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली। फिर सभी लोग वहाँ पर योस्सी को खाने पीने का सामान देते हैं। उसको काफ़ी अजीब नज़रों से घूर होते, क्योंकि कोई भी इंसान बिना खाना पानी के 17 दिनों तक उस खतरनाक जंगल से लौट करके आया होता है, जो कि उन लोगों के लिए एक आश्चर्य से कम नहीं होता है। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अंत में हमें एक फ़ोटो दिखाई जाती है जिसमें 1981 की डेट लिखी होती है और यह वही दिन होता है जिस दिन योस्सी को केविन और नाव वाले ने बचा करके लाया हुआ होता है। फिर अंत में हमें ये बताया जाता है कि योस्सी और केविन वहाँ से लापास जाते हैं, जो कि बोल्विया की राजधानी है, और कार्ल और मार्कस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे वो फिर कभी भी नहीं मिलते, यानी कि कार्ल और मार्कस का कोई भी पता उन्हें नहीं चलता है। यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि कार्ल्स ने जो भी योस्सी से बातें की थी कि यहाँ पर कोई लॉस्ट ट्राइब है, नदियों में सोना पाया जाता है, वो सारी बातें झूठ होती हैं और इस बात का भी यहाँ पर पता कभी नहीं चल पाता है कि आखिर कार्ल ने योस्सी को ही क्यों चुना। केविन भी अपनी फोटोग्राफी जारी रखता है और फाइनली वो इजराइल में जाके सेटल हो जाता है। योस्सी भी 10 सालों के बाद उसी जंगल में फिर से वापस आता है और वह इसी जंगल का होकर के रह जाता है, यानी यहीं पर वो बस जाता है। इस तरह से यह सच्ची कहानी खत्म हो जाती है, जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है, साथ ही साथ हमें दोस्ती और मानवता का भी एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ाती है। और दोस्तों, मेरा अंत में आपसे यही कहना है कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक